बहुत ध्यान से समझना है। आप ये मान के चलें, सबसे पहले तो आप ना इस चीज को समझें, ये होता है ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं अपने ग्राउंड की बात करूं जहां पे हम खड़े हैं, है ना, एक तो ये वाली चीज सोचो, और एक सोचो दूसरे लहजे से इसे, एक तो हमारे पास में ये वाला चित्र है, और दूसरा सोचो कि जैसे मैं खड़ा हूं, एक तो 3D बनेगा, एक 2D बनेगा। 3D में क्या हो जाएगी, हाइट भी हो जाएगी, ठीक है। 2D में हाइट नहीं होगी। अभी हम सिर्फ इसको देखते चलते हैं। ओरिजिन होगा राइट की तरफ, ऊपर y होगा, इधर x होगा, इधर y डैश, इधर x डैश। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये समझ लीजिए, मैं सपोज करो आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, ये मेरी पोजीशन है। परीक्षित, ये मेरी पोजीशन है। ठीक है बच्चे, तो मेरी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो है ही, यानी मैं कहां पर खड़ा हूं, 4-4 पे। समझ रहे हो, मैं कहां पे खड़ा हूं, 4-4 पे। नहीं आया समझ में? सपोज करो मैं खड़ा हूं यहां पे, मेरी पोजीशन अब बदल के हो गई B। 1 2 3 4 5 6, सबको पता है नेगेटिव है पूरा, ठीक है। और ये भी क्या है, नेगेटिव। तो मेरी जो पोजीशन है लगभग क्या है, देखो यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे है। तो मेरी जो पोजीशन है क्या है, -6 -5। तो ये क्या होता है, XY होता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पहले x, दूसरे नंबर पे y। तो पहले जो मेरी पोजीशन थी वो 4-4 थी, और यहाँ पे क्या आ गई, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, अब ये पोजीशन बदल के कहाँ पे आ गई, सपोज करते हैं ये पोजीशन आ गई यहाँ पे, तो ये आ जाएगी -3 -2, ठीक है। अगर मैं इसे मिला दूँ तो एक लाइन बनी, समझ रहे हो। अगर मैं इसे मिला देता हूँ तो क्या बनती है, एक लाइन बनती है। लाइन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले जो अब हमने एक बात समझी है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी डिफाइन कर रहा हूँ तो उसके 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर अब मैंने कहा कि 5 8 को क्या करो, डिफाइन करो, यानी प्लॉट करो, तो 5 क्या है, x, तो 5 यहाँ पे, 8 क्या है, y, तो 8 के लिए ऊपर जाना है और कहीं यहाँ पे जाकर, यानी ये वाला मेरा पोजीशन होगी 5 8, ठीक है। तो इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं है। किसी ने कहा है कि 5 0 पे करो प्लॉट, 5 0, 5 कहाँ पे, 0 कहाँ, 0 तो y है, x एक्सिस पे y सारा का सारा 0 होगा। अगर ये x एक्सिस है, अगर मैं इस पे y की वैल्यू निकालूं तो 0 है। नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं x एक्सिस से हट जाऊं तो y का वैल्यू बदलेगा, या तो 0 के ऊपर चलेगा या 0 से नीचे चलेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं y को देखूं, y एक्सिस पर x वैल्यू 0 होता है। अगर मैं y को देखूं यहाँ पे, तो इस पे सारा का सारा जो वैल्यू है किसका है, y का, और किसी का तो नहीं है। अगर मैं इससे इधर उधर हटूं तो x का वैल्यू बनना शुरू होगा। अगर मैं 5 0 को प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे होगा, और अगर मैं ये प्लॉट करना चाहूँ 0 7 या 0 2, 0 2 को देखो 0 कहाँ पे है भाई, x 0 है, x 0 का मतलब है ये, और 2 क्या है, y, तो ये प्लॉटिंग होगी यहाँ पे, ये है 0 2। अगर वो कह रहा है 0 -3 को करो भाई, तो 0 0 तो यहीं पे रहेगा, -3 यहाँ, ये 0 -3 है, ठीक है। -2 -4 ये करना है। -2 क्या है, x है, तो -2 x है तो यहाँ पे आ जाएगा, और -4 यानी यहाँ पे आ जाएगा,
ये -2 -4 है। किसी को कोई अरे इधर हो जाओ ना थोड़े से, हर चीज़ समझानी पड़ेगी। अगर हम इन वाली चीज़ों को समझ गए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे अभी बता दो। आगे मैं आपको बता दूं, NCERT बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन RS में मुझे तुम्हारी बहुत बड़े लेवल पे कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वो वाले सवाल करवा दिए जाएंगे, मैं 25 बार भी करवा दूंगा, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले होंगे, ठीक है। जो तुम कहोगे वो समझा दूंगा, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा जो कि प्रैक्टिस वाला है वो तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सारे सवाल यहाँ पे बोर्ड पे हो जाएंगे, तो ये एक महज एक गलतफहमी होगी। कर देंगे लेकिन फिर कोर्स पिछड़ता फिरेगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है भाई। अब मुझे एक बुक दे दो, अगर किसी के पास में है दे दो। हाँ देखो, अगर मैं पॉलिनोमियल का आपको मतलब बताने की कोशिश करूं, पॉलिनोमियल्स होता है बहुपद, यानी बहु से मतलब हम समझते हैं कई सारे, ठीक है। और पद तुम्हें पता ही है, टर्म्स होते हैं, तो कई टर्म्स इसमें आएंगे, उसको क्या कहेंगे, बहुपद बोलेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। और हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा। वेरिएबल होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है कांस्टेंट टर्म, ये हमने पढ़ाई, कांस्टेंट टर्म पढ़ाई हमने, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी हमने पढ़ ही रखा है। देखो, 3 चीज़ें हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, 2-3 चीज़ें। ये तो ठीक है ना, वेरिएबल तो होती है x y, पढ़ते हैं ना, a z a ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, ये हमने पढ़ा है। और कांस्टेंट टर्म का पता है 6, 9, 8, -2, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट टर्म। अगर हम इनके टाइप्स पे जाएं, अब एक चीज़ हम देख के चलते हैं, चलो। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो ये पॉलिनोमियल होता है, ये होता है ऑफ डिग्री 1। ये जो पॉलिनोमियल होता है कैसा होता है, ये 1 डिग्री का होता है। कैसा होता है, 1 डिग्री का, यानी इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है लीनियर, 1 होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में होगी डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी। और एक होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, ठीक है। इतना तो आप समझ गए हो कि ये लीनियर है, किससे बना है, लाइन से। तो यानी ये जो हमें देगा उस पे ग्राफ पे वो क्या देगा, एक लाइन देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें जो सामने लिखा हुआ है, इसमें मुझे प्रॉब्लम बताओ। एक और चीज समझने की होती है, वो ये है, अगर पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके की हैं ही, जो पूरी की पूरी संख्या है, तो पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर माइनस में है या वो फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। समझ रहे हो, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर मैं इसको लेके चलूँ, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में दिया हुआ है, √x+2, √x+2 एक दिया हुआ है, x+2। तो यहाँ पे जो डिग्री है इसकी 1 है, पता चल रहा है। लेकिन अंडर रूट का मतलब अर्जुन क्या होता है, होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, और ये +2, यानी x की पावर कितनी है, फ्रैक्शन में है, यानी वो पूरा नंबर है ही नहीं, इसलिए ये क्या है,
नो पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। एक चीज़ आपने कभी कभी देखी होगी, ऐसे दे रखा है 1/x + 3, तो 1/x को अगर मैं कन्वर्जन में लाऊंगा तो x की पावर -1 होगा। अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इसे तो x की पावर -1 होगा +3। यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि -1 इसकी पावर है, तो भी ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सारा का सारा बेसिक थ्योरी में है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की भी जाएगी, इसके बारे में आप चिंता ना करें। ठीक है, एक और चीज़, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, समझे, पता ही है कोएफिशिएंट्स होते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको डिफाइन भी करना चाहूँ 8x², तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 8, यानी कि गुणक होता है। कितने हैं ये? 8x², 5x, x का 5। अगर मैं कहूँ 100 z का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 100 है। और z क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, x वेरिएबल, x² वेरिएबल। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक भी शायद कुछ समझ आया होगा आपको। एक जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और करेंगे ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या करेंगे? ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। पहले लीनियर में करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक में, और उसके बाद में करेंगे क्यूबिक में। अब ज़ीरो से मतलब समझ के चलो क्या है। ये एक ऐसा शब्द है जो परेशान करता है। परेशान तो करता ही है, विशाल, करता है या नहीं? अगर किसी का फ़ोन आए और वो बोले तुम्हें कि नंबर आए हैं 0, तो परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। ये इतना ही परेशान यहाँ पर भी करता है। ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अब यहाँ पर ये जब इसे लिखा जाता है ना, कोई टीचर कहता है बताओ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, ज़ीरो बताओ इस पोलिनोमियल का क्या है, तो बड़ी ही दिक्कत में पड़ जाता है बच्चा, क्योंकि ज़ीरो से हम क्या समझते हैं? ज़ीरो। और वास्तव में ये यही होता है, एक ऐसी संख्या जो उस पूरे पोलिनोमियल को वहाँ पर रखने के बाद में उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे, वो उसका ज़ीरो होता है। नहीं समझ में आया अर्जुन? अगर मेरे पास में ये पोलिनोमियल है 5x + 8 इज़ इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, या इसको छोड़ दो अभी। 5x + 8 मेरे पास में एक पोलिनोमियल है। अब मुझे बताना है इसका एक ज़ीरो बताओ, इसका एक ज़ीरो बताओ, इसका एक ज़ीरो बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि इसका जो है ना एक ज़ीरो बताओ, यानी एक सॉल्यूशन बताओ, या x का वैल्यू। ये क्या कहा जा रहा है? अगर कोई कहता है कि ज़ीरो बताओ, तो यही है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते ही हैं। अगर मैं इस 5x + 8 को बराबर रख दूं 0 के, आप समझ रहे हो? अगर मैं 5x + 8 को 0 के बराबर रख दूं तो मेरे पास में इस तरीके का इक्वेशन तैयार होगा, और जब इस तरीके का होगा तो ये हमें दे देगा 5x = -8। ठीक है, और x का वैल्यू -8/5। तो माइनस क्या कहा जाएगा? -8/5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर कोई दूसरा भी दिया हुआ है 2x + 4 = 0, रख दो, रख दिया। 2x = -4, x = -2, x का वैल्यू क्या है? -2। चेक कैसे किया जा सकता है कि ये इसका ज़ीरो है? अगर -8/5 को मैं यहाँ पर रख दूँ तो देखना क्या हो जाएगा। अगर -8/5 को मैं x की जगह रख दूँ तो देखो क्या होगा। 5 तो 5 है ही, -8/5 + 8 बन गया 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं x की जगह -2 रख दूँ +4,
देखो -4 बन गया जी। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं नहीं? अब एक चीज़ यहाँ पर समझनी है। क्या समझनी है? समझाता हूँ। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका जो मूल रूप होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और b होता है कांस्टेंट। समझ गए? कोएफिशिएंट ऑफ x a is the coefficient of x and b is the constant। ठीक है? इसका मतलब अगर मुझे कहा गया है, मुझे a कहा गया है 5 है और b कहा गया है 7 है, तो मैं आराम से एक लीनियर इक्वेशन बना सकता हूँ, लीनियर पेयर के मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में इसका बना सकता हूँ। a का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7। a का वैल्यू दिया है -3 और b का वैल्यू दिया है -2, तो b आराम से बनाया जा सकता है -3x -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो लीनियर बन सकता है। अब समझाना क्या चाहता हूँ उसके ऊपर आओ। देखो, हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 एक क्या है पॉलिनोमियल, इसका हमें क्या निकालना है? एक 0। तो इसको मैंने किसके बराबर रख दिया? बराबर 0 के, 0 के बराबर रख दिया। तो x का वैल्यू क्या है? -3, यानी -3 क्या है? इसका एक 0 है। -3 क्या है? इसका एक 0 है। अब एक चीज़ आप देख के चलें, -3 क्या आया? 0 आया। -3 यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। दूसरा चलो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इक्वल्स टू -6। इसको मैं 8 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। -3 3 माइनस। आप एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे एक 0 जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? -3, और यहाँ पे जो एक 0 बना है वो -4 बना है। दोनों ही सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स हैं, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है सिवाय एक चीज़ के जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1। और ये क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 है ना? और कांस्टेंट टर्म क्या है? 8। एक एग्जांपल जो इसको और डिफाइन करेगा, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 2x का वैल्यू कितना हो गया? -7 और x का वैल्यू -7, यानी इसकी एक 0 कितनी है? -7/2। ये क्या क्या रख रखा है यहाँ पे? -7/2। अब देखो यहाँ पे 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म। एक वो बात अलग है कि ये प्लस है ये माइनस है, अभी करेंगे उसका भी इंतजाम। और यहाँ पे क्या है? ये 2 क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे विशाल एक चीज़ करना चाहूँ, माइनस तो है ही वहाँ पे, आप समझ रहे हो? अगर मैं इसकी यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो a बराबर क्या है? 2 और b इक्वल्स टू 7। आप समझ रहे हो? a क्या है? 2 है और b क्या है? 7 है। यहाँ पर मेरा जो एक 0 आया है वो 7/2 आया है। यहाँ पर मेरा 0 जो आया -4 आया, यहाँ पर मेरा एक 0 आया -3 आया। एक चीज़ आप सोच के चलो कि जो भी आया अगर मैं उसकी b से कंपैरिजन करूं तो अपोजिट आया है साइन में। 3 प्लस का है तो माइनस का आया, प्लस का 8 है तो माइनस का आया, है ना? 4 क्यों आया? क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ पर 2 नहीं था।
आप समझ रहे हो? तो 2 से 8 कट गया तो तभी तो 4 आया। और अगर यहाँ पे देखूँ तो प्लस का था, वहाँ पे माइनस आया। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ। किस कंक्लूजन पे पहुँचा एज ए स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, माइनस बी कर दें, और नीचे ए है ही, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सीधा सीधा 0 निकल जाएगा इसका। अगर मैं 0 निकालना चाहूँ लीनियर इक्वेशन का तो माइनस बी अपॉन ए कर सकता हूँ, जहाँ पर माइनस बी क्या होगा, बी क्या होगा, बी तो है ही कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप समझ में माइनस क्यों लगाया गया है, उसका रीज़न दिया है मैंने। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि उल्टा साइन आ रहा था। उल्टे को बिल्कुल वही करने के लिए हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, उससे और ज़्यादा क्लियर स्थिति होगी। अब मैं इसको कंपेरिजन करता हुआ चलूँगा। देखो अब जरा एक चीज़ समझ के चलो। थ्री एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x प्लस 8 0, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं माइनस वाले। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा आपका 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका 0 निकालना चाहूँ तो 3x का वैल्यू कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, और x का वैल्यू मिलेगा -7/3। यहाँ से क्या आ गया, -7/3, ठीक है। अगर मैं इसको ही करना चाहूँ यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 7 है, a का वैल्यू कितना है, 3। अगर मैं विशाल यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो a तो यहाँ पे आ ही रहा है, सीधा आ रहा है नहीं, 7 भी आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर ये नेगेटिव साइन ना होता तो ये b/a हो जाता सीधा, होता है नहीं होता भाई, -7/3 है, और ये क्या है, b का वैल्यू क्या है, 7 है। तो अगर ये माइनस ना होता तो सीधा सीधा पता चल रहा था नहीं, तो उल्टा साइन आ रहा है। तो हमने क्या एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर मैं इसको 7 बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, -b/7। आप समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, देखो क्या होगा, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। हम सीधा ही क्या करेंगे, अब हम सीधा ही -b/7 -b/a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -b/a लिखेंगे। अब देखो अगर मैं इसको ना करूं और मेरे पास में ये हो तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या है बच्चों, 3, b का वैल्यू क्या है बच्चों, 7, और मुझे 0 निकालना है, और 0 का मुझे पता है -b/a होता है। अब ये भी किया -b, तो माइनस की जगह तो माइनस रख दो, b की जगह 7 रख दो, a की जगह 3। आया कुछ समझ में या नहीं आया? अभी भी नहीं आया, आ गया है ना। अब मैं इसको करता हूँ, देखो 3x इक्वल्स टू 2, तो 3x प्लस 2, 3x इक्वल्स टू -2, और x इक्वल्स टू -2/3। इतना आ गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो -b/a से कर सकता हूँ। माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की जगह 2 लगाओ, और ये 3 लगाओ, ठीक है। ये सिर्फ इतनी कहानी तुम्हें समझाने के लिए बताई गई है कि ये माइनस क्यों लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो तो बताओ, पक्का क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा, सबके क्लियर है ना? एक एग्जांपल माइनस का जो कि मैंने मिटा दिए हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 2x - 3 को 0 के बराबर रखा, 2x का वैल्यू क्या रखा, 3, और x का वैल्यू -3/2। ये हमारा एक 0 आ गया। क्या आ गया, एक 0 आ गया, ठीक है। 0 होता क्या है, -b/a। माइनस की जगह माइनस रखो, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -3, -3, a का वैल्यू 2,
हो गया, ठीक है। तो माइनस का साइन ही किया गया है क्योंकि ये बदलता है इधर आके, इसलिए हमने वो माइनस ले ही लिया, ठीक है। किसी को समझ नहीं भी आया है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए 2-4 दिन, लेकिन मैं इतना होप तो कर ही सकता हूँ कि 2-4 दिन जैसे आप करोगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल ही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहता है वेरीफाई करो, क्या करना है, वेरीफाई। ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो, और दोनों के वैल्यू अगर सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया। अगर आपने एक क्या देखा, एक लीनियर इक्वेशन देखा, लीनियर इक्वेशन है 5x + 8 = 0, 5x का वैल्यू -8, x का वैल्यू -8/5, ठीक है। ये हमारा एक 0 आ गया। हमने यहाँ पे देखा a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 8 है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, -8, और यहाँ पे 5, a 5 है, बिल्कुल राइट, b 8 है, यहाँ पे -8 है तो -b हो गया, हो गया है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसे b/a करता हूँ तो मुझे 8/5 मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, इसीलिए होता है माइनस, इसीलिए क्या होता है माइनस, इसीलिए ये हो जाएगा -8/5, समझ रहे हो। तो क्योंकि साइन उल्टा है, मतलब साइन अपोजिट है, इसलिए होगा। और यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो सीधा का सीधा क्या आ गया, देखो 8/5 आ गया, इसके सामने बराबर लगाएंगे, एक ही जगह पे वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है, आ रहा है या नहीं, पक्का। और 8 क्या होता है, b, माइनस तो लगाना है, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, मैंने आपको अभी भी रीज़न बताया है, तभी तो आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पेज नंबर 21 पे सारा कुछ लिखा हुआ है, 20-21 पे सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के चलेंगे। अच्छा, एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का किस्सा हम ख़त्म कर रहे हैं। ग्राफ पे हम एक चीज़ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। पेज नंबर 22 पे एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3, क्या दिया है, 2x + 3, ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं 2x + 3 का एक बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको क्या रखा गया है, y के इक्वल, क्या रखा गया है, y के, y तो लेना ही पड़ेगा ना, तो y के इक्वल रखा गया है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे पहले हमने निकाले थे, ठीक है। अगर मैं इसको y को 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी x को 1 रख दूँ तो 1 2 3 5, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको क्या रखूँ, -1, तो -1 -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 0 रख दूँ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे एक क्या फॉर्म होगी, एक लाइन फॉर्म होगी, इससे एक लाइन फॉर्म होगी। सबसे पहले 1 5, 1 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, 5 कहीं यहाँ पे होगा, तो 1 5, -1 इधर आएगा और 1 जाएगा प्लस का इधर, ये -1 1, एक होगा 0 3, 0 तो यहीं पे होगा और 3 होगा कहीं यहाँ पे, 0 3, तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी, ठीक है।
पेज नंबर 22 पे एक ग्राफ बना हुआ है, उसको आप देखेंगे ज़रूर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3, तो ये x एक्सिस को कितने जगह पे काट रही है? ये x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है? एक पे सिर्फ, यही तो काटा बस। भाई x एक्सिस यही तो है। हाँ करो करो, हाँ x एक्सिस यही तो है ना। इस लाइन ने, किसकी लाइन है? इस वाले ग्राफ की, इस लीनियर इक्वेशन की लाइन है ये वाली। इसने, इस लाइन ने x एक्सिस को कितने जगह पे काटा? सिर्फ एक जगह पे, तो इसका मतलब इसका एक जीरो होगा बस, ठीक है। जब ये दो जगह काटेगी ऐसे तो दो जीरो होंगे, जब ये तीन जगह काटेगी तो तीन जीरो होंगे, जब ये 4 5 6 7 8 50 जगह काटेगी तो 50 जीरो होंगे, यानी 50 सॉल्यूशंस होंगे। खैर हमारे सिलेबस में क्या है, अभी के लिए सिर्फ एक जीरो पे काम कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि एक जगह काटा है। जब दो जगह काटेगी तो दो भी बताएंगे, जब तीन जगह काटेगी तो तीन भी बताएंगे। जैसे आप पेज नंबर 23 पे देखते हो, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये बल्कि लाइन नहीं है, ये दो जगह काटती है इसके, है ना, पैराबोला बोलते हैं, ये दो जगह काट रही है, समझ गए? तो ये दो सॉल्यूशन लेके आएगा, ये क्वाड्रेटिक का होगा, समझ गए? चलो कल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।